जो बिल आया है कृषि बिल, ये कितना किसानों के पक्ष में है और कितना किसानों के विरोध में है? देखिए, ये बिल आप किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसानों के तो फेवर में बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा ही बिल ऑलरेडी आपके बिहार में और गुजरात सहित कुछ न कुछ राज्यों में आया था, और वहां पे आप हालात देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। दूसरी बात है कि देखिए, रिफॉर्म जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, चाहे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म हो, चाहे फाइनेंशियल रिफॉर्म हो, रिफॉर्म होने चाहिए, इससे किसी का डिसएग्रीमेंट नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन में हम जो पेंडेमिक सिचुएशन में हम जी रहे हैं, और एक इकोनॉमी दुनिया भर की इकोनॉमी इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ जा रही है, उस सिचुएशन के अंदर ये स्टेप लेना, मतलब रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन इस टाइप से रिफॉर्म होना कहीं ना कहीं आत्मघाती साबित होगा। उसका कारण ये है कि देखिए, रिफॉर्म हम करते हैं, जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि उसकी आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को हम रिजोल्व करेंगे, और आपकी जो अच्छी चीज होगी उसको हम एक्सपेंड करेंगे। रिफॉर्म का मतलब ही ये होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आप ये कहा जा रहा है कि जो पुराना सिस्टम था वो खराब था, या जिस कारण से किसानों को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था। हाँ, वो ठीक है कि 6% किसानों को ही एमएसपी मिल रहा था। तो सब जो रिफॉर्म की बात होनी चाहिए थी, वो शुरुआत इस चीज से होनी चाहिए थी कि किसानों को, जो 94% फार्मर्स हैं, उन फार्मर्स को एमएसपी मिले कैसे, उसके लिए क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हमें लेने चाहिए फर्स्ट। आप तो कह रहे हैं कि मंडी व्यवस्था इसलिए खत्म कर रहे हैं कि आप जो है सभी लोगों को अपने घर से ही अनाज बेच सके, मंडी तक उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो मंडी का देखिए, ये जो चीज कही जा रही है कि हिंदुस्तान का किसान है वो कहीं पे भी आप फ्री हो गया है, वो किसी भी कोने में जाके अनाज बेच सकता है, देश में कहीं पे भी फ्री हो गया। देखिए, हिंदुस्तान का किसान पहले भी फ्री था। ये आप इसको समझ लीजिए। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, ये तीनों स्टेट और यूपी, इन तीनों स्टेट का बॉर्डर टच होता है। आप देखेंगे तो हमारे राजस्थान के अंदर जो गंगानगर और हनुमानगढ़ है, वहां की मंडियों में हरियाणा के किसान जाके अपनी फसलें बेचते आए हैं आज तक, बहुत बार। ये 70 से चल रहा है। बीच में कुछ कुछ जैसे स्टेट को लेकर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी, उसको हम नहीं कह सकते, वो रिजोल्व होनी चाहिए थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कहना कि भाई किसान नहीं बेच सकता था, ये गलत है। दूसरी बात यह है कि मंडियों में ही किसान बेच सकता था, उसके बाहर नहीं बेच सकता था। आप देखिए एग्जाम्पल, किसी भी स्टेट के अंदर जाके देखिए, जहां पंजाब हरियाणा में तो मंडियां हैं, एक वेल स्टैब्लिश, एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। लेकिन बहुत सारे स्टेट के अंदर मंडियों का सिस्टम आज भी डेवलप नहीं हुआ है, उतना विकसित नहीं है जितना पंजाब और हरियाणा के अंदर है। तो वो किसान कहाँ बेच रहे हैं? वो उनकी जहां मर्जी हो रही है, वो प्राइवेट ट्रेडर को आज बेच रहे हैं। तो ये कहना कि भाई कहीं पे भी बेच पाएगा। और एक चीज इसके साथ में अपने को ध्यान रखनी होगी कि जो बात हो रही है कि भाई मिडिल मैन और भारत का किसान कहीं भी बेच पाएगा, एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लगभग 85%, 80 से 85% फार्मर्स ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनकी जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, एवरेज लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, वो 5 एकड़ से कम है। अब 5 एकड़ में आप सोच के देखिए कि 5 एकड़ में किसी किसान को 10 क्विंटल गेहूं होता है, 20 क्विंटल गेहूं होता है, या 50 क्विंटल गेहूं होता है। क्या 50 क्विंटल गेहूं को लेके पंजाब का किसान है, वो मद्रास जाके बेचने की कोशिश सोच सकता है? क्या मद्रास का किसान है वो जाके नागालैंड में 50 क्विंटल, 10 क्विंटल को बेचने की सोच सकता है? अरे वो भी विदाउट मिडिल मैन के ये संभव ही नहीं है। सवाल इस चीज का है। और दूसरी बात है कि किसानों के फायदे में क्या क्या किया जाना चाहिए था, और इसलिए किस तरीके से अच्छा हो सकता था। देखिए, एक चीज सच है जिसके ऊपर कोई भी सरकार नहीं बोलना चाह रही है, चाहे वो ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो। दुनिया का, भारत का किसान, मैं कंप्लीट कर लूं बस 1 मिनट में। जी जी। दुनिया के अंदर भारत का एक किसान एकमात्र ऐसा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, जिसकी प्रोडक्ट का प्राइस कोई और तय करता है। दुनिया में आपको ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा
आप सुई से लेकर हवाई जहाज तक का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो जो जिसका प्रोडक्शन करता है वही उसकी प्राइस फिक्स करता है। लेकिन किसान के साथ में यह है कि जहां आपका एक करोड़ों 70-80 करोड़ जो किसान है, उनकी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कोई और तय करता है। अब सरकार जो कह रही है, तो मैं तो एक चीज चाह रहा हूं, यदि रिफॉर्म होना चाहिए था तो फर्स्ट रिफॉर्म तो ये होना चाहिए था, सरकार को बिल लाके, जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना बनी थी उस टाइप का एक लॉ बनाना चाहिए था कि किसान अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद तय करेगा, ये उसको राइट होगा फर्स्ट। दूसरा क्या होना चाहिए था, जो स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग एमएसपी आपको तय करनी चाहिए थी कि उससे कम एमएसपी आप नहीं ले सकते। और जो जो प्राइवेट सेक्टर और बिडिंग की जो बात हो रही है उसको इस टाइप से करना चाहिए था, यदि फार्मर जो है वो इलिटरेट है, एक बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दिया जाना चाहिए था कि भाई उनको आप स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एमएसपी प्लस आपका ईयरली जितना इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ईयरली उसकी एमएसपी में बढ़ोतरी ऑटोमेटिक हो, वो प्रोविजन। और उसके साथ साथ में यदि जो नेचुरल डिजास्टर जिस टाइप के आते हैं वो जिसको किसान फेस करता है उसके अकॉर्डिंग 5 से 10% उसमें बेनिफिट एमएसपी में हर साल का एक इंक्रीजिंग मोड के अंदर ये फर्स्ट प्रोविजन इनको ये करना चाहिए था। और उसके बाद में आप प्राइवेट प्लेयर को लेके आते, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको ये एक मिनिमम एमएसपी फिक्स कर दी कि उसके ऊपर भारत सरकार या अच्छे है। सॉरी, आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा मुझे। हाँ, मैं उसी पूरे देश, एमएसपी पूरे देश के लिए ही होती है, एमएसपी का पूरे देश के लिए होता है। और मैं तो एक चीज और कहता हूँ कि जो एमएसपी जिन लिमिटेड फूड आर्टिकल्स, जिन लिमिटेड एग्रीकल्चर आइटम्स में मिल रही है उसको वाइडर करना चाहिए था। जिन आइटम्स के ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे एमएसपी नहीं मिल रही है उनको उसके दायरे में लाना चाहिए था। और वो एमएसपी आने के बाद में दूसरा प्रोविजन सरकार को यह करना चाहिए था कि प्राइवेट प्लेयर्स को लाना है, प्राइवेट प्लेयर्स को लाना, तो किसानों को एक साइड में किसान होता है, एक साइड में प्राइवेट प्लेयर और थर्ड पार्टी होती गवर्नमेंट। वहां से बिडिंग जो, ये जो 3 प्रोविजन के साथ में बिडिंग की जो फ्लोर प्राइस है यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो आपका वो रेट होना चाहिए था, जो मैंने आपको जो फॉर्मूला आपको बताया कि इस फॉर्मूले के ऊपर से बिडिंग शुरू होनी चाहिए थी कि उसके बाद में गवर्नमेंट कहती जी हम इतने पे खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 2,000 रुपए उसका प्राइस हो गया बीट का, उसके बाद में बिडिंग शुरू होती तो प्राइवेट प्लेयर कहता जी हमें 2,500, फिर हम 3,000, वहां से बिडिंग होती तो फार्मर को फायदा होता। लेकिन प्रेजेंट टाइम की जो बिडिंग है इसके अंदर जो प्राइवेट प्लेयर आएंगे हो सकता है कि 4 महीने 6 महीने या 1 साल या 2 साल या 3 साल, तो उसको एक हाई प्राइस किसान को मिल सकती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, और पंजाब के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हिंदुस्तान में नहीं चल सकता है, क्योंकि जिसका फार्मर आपका लिटरेट नहीं है और जो प्राइवेट और दूसरी अब बात है हिंदुस्तान के अंदर, देखिए एक जो हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों में ये चल रहा है कि हम चाहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट का जो मॉडल है, जो प्राइवेटाइजेशन का मॉडल है, वो ज्यादा बेटर है, उसमें ज्यादा एफिशिएंसी है और बहुत अच्छे से काम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। यूएस के अंदर एग्रीकल्चर का ये मॉडल आज से 20-22 साल पहले अडॉप्ट किया जा चुका है और वो वहां पे ऑलमोस्ट फेल है। लेकिन यूएस के फार्मर्स इसलिए बचे हुए हैं कि वहां पे लाखों करोड़ डॉलर के रूप में प्रतिवर्ष वहां पे फाइनेंशियल एड, डायरेक्टली फाइनेंशियल एड किसानों को मिलती। क्या हम वो फाइनेंशियल एड देने में सफल होंगे? नहीं होंगे। और दूसरी बात, आज का आप देखिए, आज अभी मैं थोड़ी देर पहले वो देख रहा था जो बैंकिंग इंसॉल्वेंसी एक्ट जो आरबीआई का है, उसके अंदर सरकार जो है उसने कहा कि जो जिन लोगों जो बिजनेस कर रहे हैं और जो लोग पैसा टाइम पे रिटर्न नहीं कर सकते हैं उनके लिए तो उन्होंने कह दिया कि 6 महीने 12 महीने तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, 6-8 महीने कोई दिक्कत नहीं है। फार्मर्स के लिए आप उल्टा कानून ला रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल कानून ला रहे हैं। तो आप ये बहुत क्लियर पिक्चर है कि जो एक डिवीजन है वो बहुत क्लियर क्रिएट हो गया है कि फार्मर्स की कोई सोचने वाला नहीं है। इस बिल के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे फार्मर्स को बेनिफिट होगा।
और मैं आपके पास लौटता हूँ अभी जितेंद्र मीना जी के पास चलते हैं। जितेंद्र जी सुन रहे हैं आप हमें? जितेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है सर, बिल्कुल भी आवाज क्लियर नहीं है। अब आ रही है आपको आवाज? आ रही है? अनिरुद्ध, आप ना माइक अपने मुंह जैसे ये जितेंद्र कर रहे हैं वैसे करके सामने ले जाकर। और जितेंद्र जी मैं फिलहाल शायद लगता है कि वो कुछ समस्या लेके निकल गए। मैं आपसे एक सवाल जो है पूछ ले रहा हूँ कि जो ये कृषि बिल है, अगर आप शायद इतिहास के ज्ञाता है तो पिछली जो कृषि बिल है उससे कैसे अलग है? पिछला कृषि बिल है उससे कैसे अलग है ये बिल जो आपको लग रहा है? आपकी वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है अनिरुद्ध जी, बिल्कुल भी आपका सवाल जो है समझ में नहीं आ रहा है। जितेंद्र जी, हाँ, आवाज आ रही है अब आपको? जी। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप इतिहास से जुड़े हुए हैं, आपने दूसरे बिलों का भी अध्ययन किया होगा। पिछला जो कृषि बिल है उससे ये कृषि बिल किन मायनों में अलग है और कितना किसान समर्थक है या कितना किसान विरोधी है? ओके, इसको दरअसल अगर हम लोग देख रहे हैं तो पिछले कृषि बिलों की बजाय हम लोगों को थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। पहली बार जब 1813 में अंग्रेजों ने ये एक पॉलिसी बनाई थी एग्रीकल्चर को लेकर के, और उन्होंने कहा था कि भाई जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पहली बार हिंदुस्तान में 1813 के बाद में शुरू हुआ। और उस समय पर हम लोग देखते हैं कि जो एग्रीमेंट का जो सिस्टम जो अभी कह रहे हैं एग्रीमेंट कृषि सेवा करार जिसकी बात कर रहे हैं, ये सिस्टम भी उस दौर में शुरू हुआ था। और उसमें जो है दस्तक के नाम से जो है एडवांस में ही जो किसान के साथ जो है करार कर लेने की जो है परंपरा शुरू हो गई थी। और एग्रीमेंट के रूप में भी उस समय हम लोग देखते हैं सेटलमेंट के पैटर्न में जो है रैयतवाड़ी से लेकर के परमानेंट और जो माहलवाड़ी कई तरीके के सेटलमेंट किए गए थे। और यही सब सोच करके किए गए थे भाई शायद किसानों को फायदा होगा। ओके, लेकिन ये बात तो ऐसी थी जो पब्लिक के सामने कही जा रही थी, लेकिन उसका असली जो मकसद था वो असली मकसद था कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो कैसे स्टेब्लिश किया जाए, कमर्शियल क्रॉप्स को कैसे जो है बढ़ावा दिया जाए, और जो है मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से लिया जाए। इन 3-4 बातों को ध्यान में रखते हुए उस समय पर ये जो है कानून और ये तमाम तरीके की जो है चीजें शुरू की गई थी। सेम चीजें वही अब हम लोग ये जो तीनों कानून लेकर के आ रही है सरकार, इसमें देख रहे हैं। स्पेशली अगर हम कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम को देखें तो उसमें कहा जा रहा है कि भाई किसान जो है पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब आप सोचिए कि अगर किसान किसी भी प्राइवेट फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो कौन सी चीज किसान पैदा करेगा? सबसे पहली चीज जो चीज होगी वो हम लोग देखें तो एक चीज जान लीजिए, जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तो पहली चीज तो वही चीज तय करेगा कि कौन सी फसल किसान पैदा करेगा, कितना फर्टिलाइजर उपयोग में आएगा, और उसके साथ साथ उसमें और बाकी चीजें कैसे कौन सी इस्तेमाल होने वाली हैं। तो वो सारी चीजें तय करने का हक जो है कंपनी के पास होगा। ऐसे में किसान खुद अपनी जमीन पर मालिक की बजाय जो है उसकी हालत जो है मजदूर जैसी होने वाली है। वो सिर्फ और सिर्फ एक मजदूरी का काम करेगा। और ऐसे में हम लोग देखेंगे कि कमर्शियल क्रॉप्स। जितेंद्र जी, तो क्या आप इसे मतलब भूमि अधिग्रहण का एक तरीका मान रहे हैं कि जबरन भूमि अधिग्रहण का एक रास्ता इससे तय हो रहा है कहीं ना कहीं? ये भूमि अधिग्रहण से भी ज्यादा ये पैटर्न बदल रहा है। ये भूमि अधिग्रहण में तो ये है कि जमीन छीन ली जाती है, अब ये है जमीन आपके पास रहेगी, लेकिन होगा ये कि आपको उसी जमीन पर जो है बंधुआ बनाकर रख दिया जाएगा। जो बंधुआ मजदूरी का सिस्टम होता था वही सिस्टम अब फिर से लेकर के सरकार आ रही है। दूसरी चीज कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या कंडीशंस होगी वो कौन तय करेगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर उसमें नहीं होगा।
अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो क्या गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी? तो वो नहीं करेगी। मैक्सिमम आपको अपनी फसल का जो मिनिमम प्राइस है वो पे किया जा सकता है, मिनिमम, अगर किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत होती है तो, अदरवाइज कोई इंटरफेयर नहीं होगा। दूसरी चीज, जब हम लोग ये देख रहे हैं कि जब जो प्रोडक्शन होगा वो कमर्शियल क्रॉप्स का होगा, तो मान लीजिए मेरा इलाका जो है उसमें खाने के लिए जो है आज की तारीख में किसान गेहूं उगा रहा है, बाजरा ले रहा है, सरसों ले रहा है, इट मीन्स कि जिनकी की लोकल रिक्वायरमेंट्स है। अब अगर वहां पर आपने कपास या नील या इस तरीके की कोई और चीजें उगाना शुरू करवा दिया जिनकी की वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है और कहीं बाहर के मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में समझिए कि वापस आपको खाने के लिए अनाज इन्हीं कंपनियों से खरीदना पड़ेगा। प्राइस तय ये कंपनियां करेंगी। ओके, प्राइस के साथ साथ तमाम तरीके की चीजें जो है ये कंपनियां तय करने जा रही है, और अगर आपको खाने के लिए अनाज भी खरीदना होगा तो उसका भी प्राइस यही लोग तय करेंगे। तो आप समझिए कि एक पूरा चक्र जो है चल रहा है जिसमें कि आपको बांधने की कोशिश हो रही है। दूसरा, अगर इन्होंने कहा है कि आपको जो है लोन दिया जाएगा, और लोन कौन देगा? कंपनी देगी। मान लीजिए अगर आपने एडवांस लोन लिया एज ए किसान, आप छोटे किसान हैं या बड़े किसान, कैसे भी किसी भी दर्जे के हो, और अगर आप लोन लेते हैं तो होगा ये कि लोन लेने के बाद आप बाउंड है कि वो चीज, पर्टिकुलर चीज आप उसी को बेचेंगे, आप किसी दूसरे को नहीं बेच सकते। ऐसे में आपके पास निकलने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं इस पूरे के पूरे सिस्टम से। जो हम लोग कॉलोनियल इरा में देखते थे कि एक तरफ जमींदार होता था, एक तरफ जो है महाजन होता था, तीसरा किसान होता था, और सबसे टॉप लेयर पे हम लोग देखते थे कंपनी। वही सिस्टम यहाँ पर आ रहा है। एक तरफ कंपनी होगी, कंपनी ही आज की तारीख में आपका बैंकिंग का भी काम करेगी, बीमे का भी काम वही कंपनी करेगी, और उसके बाद जो है फसल को खरीदने का काम, और उसमें से अगर कुछ आपको परचेज भी करना है तो उसको बेचने का भी काम ही करेगी। तो टोटल कंट्रोल जो है आपके ऊपर जो है कंपनी का होने जा रहा है। दूसरी चीज कि हो क्या रहा है कि मान लीजिए कि इससे एक चीज और होने वाली है, और वो है कि कालाबाजारी का जो सिस्टम होगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। अभी तक हम लोग जिस चीज को लेकर के परेशान रहते थे कि भाई कुछ लोग हैं जो फसल का स्टोर करके रखते हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी करते हैं, वो जमाखोरी यहां पर लीगलाइज होगी पहली बार। ओके, क्योंकि अगर कंपनी खरीदेगी तो वो उसको स्टोर करके रखेगी, और वो देखेगी कि जो है आपदा को अवसर में कब बदलना है। वो पहले आपदा भी तैयार करेगी, माल की सप्लाई रोकेगी मार्केट में, और उसके बाद जब प्राइसेस हाई होंगे तब वो थोड़ा थोड़ा रिलीज करना शुरू करेगी। तो वहां वो आपदा को अवसर में बदलने का पूरा प्रक्रिया चल रहा है। तो ये कालाबाजारी, ये जो होगा जमाखोरी, इसमें आपका, इसमें भी प्राइस तय करने का हक जो है कंपनी के पास होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जब बात आती है तो वो अभी तक सरकार तय नहीं कर पा रही है। किसानों को कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है? अभी मनोज जी हमारे बता रहे थे कि 6% किसानों को जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी कि हर चीज का दाम पहले से फिक्स किया जाता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। देन हम लोग देखते हैं कि अगर ओपन मार्केट की बात जैसी की जा रही है, लेकिन ये ओपन मार्केट में आप जान लीजिए सरवाइव कौन करेगा? सरवाइव वही करेगा कंपनी वाला, किसान इसमें सरवाइव नहीं करेगा। ये कहने को तो भले जो है किसान की आजादी लग रही है, लेकिन किसान की आजादी नहीं, किसान को जकड़ने की कोशिश है। आप चले जाइए, कौन बिडर होगा, कौन बोली लगाएगा? वही कंपनियां होंगी दूसरी। ओके, तो वही बिडर होंगी, वही मुनाफा कमाएंगी और पैदा करेगा किसान। तो ऐसे में ये जो है पूरे का पूरा मामला इस तरीके से। नेक्स्ट चीज देखिए कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में आपको कंट्रोल किया जा रहा है। ओके, कंट्रोल कौन कर रहा है? अब कंट्रोल अभी तक होता था कि सरकार मैनेज करने की कोशिश करती थी मंडी सिस्टम के माध्यम से, या सब्सिडी देती थी तमाम तरीके। अब सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से दूर हो गई, और एग्रीकल्चर के फील्ड में जो तमाम सब्सिडी खाद बीज पर मिलती थी, या और जो मशीन, छोटी मोटी मशीनों पर जो सब्सिडी मिल रही थी, वो तमाम सब्सिडियों से दूर भाग जा रही है। ऐसे में आप, सरकार जो है अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। सरकार ने आपको छोड़ दिया खुले मैदान में कि अब आप कंपनियों के बीच में एक किसान अपना सरवाइव करके दिखाइए। जी जितेंद्र जी, होगा ये। जी
मैं आपके पास पुनः लौटता हूं। मैं सुधांशु जी के पास चलता हूं। जो लगातार जो है निजीकरण जो हो रहा है चीजों का, उसको लेकर के वो विरोध कर रहे हैं और लगातार सक्रिय देख रहे हैं निजीकरण के विरोध में। सुधांशु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सुधांशु जी सुन रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ सुधांशु जी, जैसा कि जितेंद्र जी भी कह रहे हैं और मनोज जी भी कह रहे थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और तमाम तरह की चीजें हैं, टारगेट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है। तो इस तरीके से आपको नहीं लगता कि जैसे रेलवे, बीएसएनएल और तमाम जो सार्वजनिक उपक्रम थे उनको निजी क्षेत्रों में छोड़ा जा रहा है, इसको भी कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम के माध्यम से जो है प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ा जा रहा है, कॉर्पोरेट वर्सेस जो है फार्मर्स का खेल खेला जा रहा है इसके माध्यम से? देखिए, एक तो ये हम लोग को हमेशा से देखना चाहिए कि जो सिस्टम चल रहा है वो कितना एप्ट है, कितना जरूरी है। एक बात तो ये है, और उसमें क्या कमियां हैं और उसको हमको क्या ठीक करना, ये हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए अगर कोई बदलाव हो रहा है या जो सरकार प्रपोज कर रही है, तो हमको उसमें चेक करना है कि जो अभी दिक्कतें हैं फार्मिंग सेक्टर के अंदर, उसमें क्या उससे कोई सरकार का जो अभी विधेयक पास कर रही है सरकार, क्या उससे किसानों को या किसान के जो फार्मिंग का पूरा सेक्टर है उसमें कोई अच्छा हो पाएगा, कुछ पॉजिटिव हो पाएगा, तो हमको देखने की जरूरत। दूसरा, जो बेसिक्स प्रॉब्लम आ गई है अभी सरकार के अंदर या पहले भी कुछ सरकारों के अंदर जो रही है, कि जो एक सत्ता का ग्राउंड है और जो खास करके एक मिनट के लिए इंटरफेयर हो, आप थोड़ा मोबाइल को सीधा कर लीजिए क्योंकि आपका टिल्टिंग आ रहा है। तो हाँ ठीक है, आप ठीक है, थैंक यू, आप कंटिन्यू रहे। हाँ, तो मेरा ये था कहने का, कह रहा हूँ कि मतलब दूसरी चीज जो, चूंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम कोई राजतंत्र में नहीं रहते। लोकतंत्र के अंदर जो सरकार में बैठे लोग होते हैं 5 साल में चुन के जाते हैं, उनका उत्तरदायित्व होता है कि जनता की भलाई और जनता के हित में काम कर। और जो इस देश के नागरिक हैं, उस नागरिक में, जैसे गांधी जी ने कहा था कि जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लाभ में कोई काम हम कर पा रहे हैं कि नहीं, ये देखने की जरूरत है। पर अभी ये सरकार जो पिछले दिनों में कर रही है वो सीधा सीधा उसका उल्टा हो रहा है। ठीक है, कहीं पर भी आम जनता के हित में कोई भी काम करती हुई सरकार नहीं दिख रही है, चाहे वो मजदूर हो चाहे किसान हो। मजदूरों को हमने देखा, सरकार ने माना कि 1 करोड़ मजदूर जो है, मजदूरों का पलायन हुआ इस कोरोना के दौर में, और हम सबने बहुत शर्मनाक और विभत्स दृश्य देखे कि लाखों की संख्या में लोगों ने 1000-1000, 2-2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं हुआ, किसी सरकार ने कहीं पर, किसी मंत्री ने, किसी एमपी ने, किसी एमएलए ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, और किसी ने इस बात की शर्मिंदगी महसूस नहीं की कि हम ऐसा क्या गलत कर गए कि करोड़ों मजदूर जो है पलायन कर रहे हैं और उसमें जो है लोग जो है राह चलते मर रहे हैं। महिलाएं जो है, प्रेग्नेंट महिलाएं जो हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रही थी, और 2-2, 3-3 साल की बच्चियां जो है पैदल यात्रा करते, किसी को शर्मिंदगी नहीं आई। तो ये इस अभी जो स्थिति है उसका ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू। और अब क्या हुआ है, कहते हैं ना कि वो हम जनरली लोग क्या कर रहे थे, वो हम लोग वेट कर रहे थे कि जब हमारे ऊपर बात आएगी तब जो है हम इंटरवीन करेंगे। अब इस सरकार ने ये किया कि लो हम एक साथ सबको लाइन में लगा देते। तुम मजदूर हो, तुम्हारी हालत, तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा। तुम किसान हो, तुम्हारी जमीनें छीन लेंगे। तुम नौकरी करते हो, तुम्हारी नौकरी छीन के हम 50 साल में रिटायर कर देंगे। जो परमानेंट नौकरियां मिली थी वहां पर सुविधा ला देंगे। ये मतलब अगर आप स्थिर होकर सोचेंगे तो ये हम लोगों के सबके लिए पूरे देश में डराने वाली बात है कि आखिर ये सरकार चाहती क्या और किसके लिए काम हो रहा है इस देश के अंदर। तो पहली चीज तो ये है, मैं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ और सौभाग्य से आज के डेट में लगभग काफी सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लोग काम कर रहे हैं और कल के प्रदर्शन में भी शामिल थे। लेकिन आज जो किसानों के ऊपर अटैक हुआ, मैं हिंदी का टीचर हूं, मुझे होरी याद आ रहे हैं। और अगर आप में से किसी ने या जिन साथियों ने पढ़ा होगा, प्रेमचंद का एक उपन्यास है गोदान। गोदान का जो नायक है होरी, वो भी महतो कहलाता था, किसान था। और महतो कहलाने का उसका सम्मान इसलिए था क्योंकि वो किसान था और उसके पास कुछ जमीनें थी, और उसका पूरा संघर्ष ये है कि वो जमीन बचा रहे और वो जो है होरी महतो कहलाता रहे, उसके साथ सम्मान बचा रहे। लेकिन वो वही गलती करता है कि वो जो है पैसे के अभाव में कर्ज लेता है वहां के बनिया से, कर्ज लेता है वहां का एक जो ब्राह्मण देवता है उनसे, और उसकी परिणति क्या होती है, जाके वो मजदूर में कन्वर्ट होता है और वही खेत में जो है हल चलाते चलाते वो मर जाता है। तो वो स्थिति सरकार वो स्थिति पैदा कर रही है।
होरी दोबारा जो है इस देश के किसानों को होरी में कन्वर्ट करने का ये बिल है। अगर एक लाइन में मैं कहूं तो ये पूरा का पूरा मामला ये है कि इस देश के किसान से मजदूर में कन्वर्ट होंगे और मजदूरी करते करते अपनी खेत के अंदर गुलामी की अवस्था में मतलब अपना आत्मसम्मान खोएंगे, अपनी ताकत खोएंगे और एक जो है एक आम मजदूर बन के रह जाएंगे और मर जाएंगे। ये स्थिति पैदा कर रही है। क्यों मैं ये कह रहा हूं, मैं उदाहरण कुछ चीजें बताता हूँ। जो एमएसपी की बात थी, जो मनोज जी ने कहा और जितेंद्र जी ने कहा, भैया जब सपोर्ट प्राइस 6% किसानों को मिल रहा है तो सरकार ने वैसा कोई बिल क्यों नहीं बनाया कि इस देश की जितनी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें हैं दोनों अपने अपने तरफ से घोषणा करेंगी। जो केंद्र सरकार की घोषणा होगी उसके अभी भी राज्य सरकारें अपनी तरफ से कुछ जोड़ती हैं, बढ़ाती हैं, तो इस रूल बना दिया जाता कि आपको एक एक दाने का हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। ये रूल क्यों नहीं बनाती सरकार? बनाए ना। अगर किसान हित में ये काम करना चाहते हैं तो मैं तो डिमांड करता हूं कि सरकार ये रूल बनाए कि आपका एक दाना भी अगर होगा तो उसको हम न्यूनतम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेंगे। इसमें किसको आफत आ रही है? बनाओ। हम लोगों के परिवार में खेती होती है। आज हम लोग अब जॉब में आ गए तो हमारी खेती जो है बटाईदार प्रथा पे चल रही है। कुछ लोग बटाई कर देते हैं। आपको मैं बताऊं, एक दौर था जब खेत लेने के लिए लोग परेशान होते थे कि आप हमें खेत करने के लिए दे दीजिए, हमें खेत करने के लिए दे दीजिए। आज जिसका खेत है वो परेशान है कि कोई मेरी खेत में जमीन में फसल लगा दे, क्योंकि जो किसान होता है जिसके पास जमीन होती है उसको इस बात का दुख रहता है कि हमारी फसल खेत जो है इस बार पड़ती रह गई। क्यों जानते हैं? क्योंकि किसानों को जो उसकी न्यूनतम लागत है वो वापस नहीं मिल पा रही। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बिल में न्यूनतम लागत के ऊपर कोई फायदा हो जाएगा किसानों को, जो बिल लेके आई है सरकार? सवाल क्या है? ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको जो है मंडियों से बाहर बेचने के लिए जगह दे रहे हैं। आज किसने रोक रहा है? अगर कोई किसान मंडियों से बाहर बेचना चाहता है तो क्या उसके ऊपर कोई कानून है कि मंडियों से नहीं बाहर जाके नहीं बेच सकते? तो नया क्या कर रहे हैं आप इसमें? नया आप ये कर रहे हैं कि अब जो है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं वो आएंगे, 5 एकड़ वाले, 2 एकड़ वाले, 4 एकड़ वाले, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उनको एक फिक्स्ड प्रपोजल उनके साथ होगा कि आपको ये फसल उपजानी है, उसमें ये चीजें करनी है, और उसमें मान लीजिए किसी की फसल मर जाती है और भाई आप सवाल ये आता है ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उस खेत को पानी चाहिए, उस खेत को खाद चाहिए, उस खेत को मौसम अच्छा चाहिए। मौसम और पानी का इंतजाम तो सरकार नहीं कर रही, सिंचाई का तो कोई नया सिस्टम सरकार नहीं लेके आ रही। इंफ्रास्ट्रक्चर आप मुझे बताइए, टमाटर उपजता है, आज टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन वही टमाटर आज हो सकता है कि जो किसान है अभी मान लीजिए उसको अभी तो कई जगह कई ऐसे राज्य है जहां पर टमाटर नहीं हो रही, लेकिन अगर टमाटर को रखने की जो व्यवस्था करती होती है सरकारें, ये नहीं जी ठीक है आपको हम कोल्ड स्टोरेज बना के दे रहे हैं, आपके गांव के आसपास है, हर गांव में एक कोल्ड स्टोरेज होता है या खेती सेंटर पे एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज होता है जिसमें हर किसान की फसल सुरक्षित रहती है और वो जो है समय के हिसाब से उसको बेचता है, तो दोनों को फायदा होता है। जो खरीदने वाला है उसको भी फायदा होता है और जो बेचने वाला है उसको भी फायदा होता है, क्योंकि एक सामान्य दाम के तहत टमाटर अगर 40 रुपए किलो बिकना है तो वो सालों भर 40 रुपए किलो, 45 रुपए किलो बिकता। लेकिन अभी क्या होगा, जब खूब अधिक टमाटर हो जाएंगे तो 8 आने किलो से लेके 1 रुपए किलो तक भी बिकेगा, और आज वही टमाटर 80 रुपए किलो भी बिक रहा है, तो वो 80 रुपए किलो में किसानों के पास क्या जा रहा है? तो बात यह है कि भाई करना तो कुछ है नहीं, अल्टीमेट है कि भाई इनके बार बार ये कही जा रही कि ये देश 2 से 3% लोगों के हित में चलाने का जो पूरा खेल शुरू हुआ है और खुले में हो रहा है, नंगई से हो रहा है। मैं ये बात बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं कि बहुत खुले में, और जिसको कहते हैं सरकारों ने लोकतंत्र का लिहाज जो छोड़ दिया कि वो ये भूल गए कि उनको अगली बार वोट से चुन के आना और ये वोट किसान और मजदूर ही देंगे, तो कई बार शक होता है कि पता नहीं इनको कहीं ऐसा भ्रम तो नहीं हो गया कि वो वोट जो है कहीं और से लेके आते हैं। तो अगर वोट लेकर इनको लोकतंत्र में दोबारा सरकार बनानी है तो जो लोकतंत्र का न्यूनतम लिहाज है कि जो जनता माई बाप है उसके पास इनको जाना पड़ेगा 4 साल के बाद। तो उस 4 साल में ये 3% वाले लोग नहीं बचाएंगे अगर जनता। ये अलग बात है कि ये भरमा लेते हैं चैनलों के माध्यम से और इनके जो कॉर्पोरेट दलाल हैं बैठे हुए उनके पैसों के माध्यम से, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। तो अनिरुद्ध जी, ये जो पूरा का पूरा मामला है हमारा, इसमें हमने पढ़ा, इसको हमने देखा पूरी तरीके से। ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, जो अभी मनोज ने भी कई सारी चीजें बताई। सरकार ने वादा किया था कि जब हम आएंगे तो किसानों का जो है न्यूनतम सपोर्ट प्राइस बढ़ा के 1.5 गुना करेंगे हर फसल का। हो गया क्या? किसानों की आमदनी 2.5 गुना बढ़ाएंगे। हो गया क्या? क्या कर, तो इसमें
क्या ये इस बिल से क्या बढ़ जाएगा क्या? तो सवाल अच्छा, दूसरा क्या है, जो मंडियों को लेकर बात चल रही है कि जैसे मंडियों के अंदर ये कहने जा रहे हैं कि जो लोग मंडी में खरीदारी करते थे इस बिल के लागू होते ही उनको 2.5% का नुकसान होगा। जैसे ही 2.5% का उनको नुकसान होगा वो मंडी बंद करके भाग जाएंगे। तो ये कहां पर बेचने जाएंगे किसान, और कहां पर उनको न्यूनतम प्राइस? अगर इनको करना है तो वो लिखे ना, उसके अंदर लिखे सरकार, उस बिल के अंदर ये इंसर्ट हो कि ऐसा है जी, हम हमें आपको न्यूनतम सपोर्ट प्राइस हर अनाज का मिलेगा, और जो प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इंटर करेंगे वो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस से ऊपर ही खरीद सकते हैं, उसके नीचे वो किसी सूरत में नहीं जाएंगे। ये लिख दे सरकार उस बिल के अंदर, किसानों के हित में काम करना है तो। ये लिखने में क्या परेशानी है कि भैया जो गेहूं है वो 5 रुपए या 50 रुपए किलो का मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो क्विंटल में आता है, लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, 50 रुपए किलो या 25 रुपए किलो का गेहूं का न्यूनतम सपोर्ट प्राइस सरकार जो घोषित करेगी, उससे 25 रुपया से 1 पैसा नीचे जाके कोई जो है प्राइवेट प्लेयर्स नहीं खरीद सकता। ये इंश्योर करेगी सरकार। तो बात क्या है कि औने पौने भाव में, एक तो जमीनों के जैसे ही प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो मैंने कहा भाई होरी ने भी तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट ही किया था ना मजबूरी में, जब उसके पास खेत में फसल लगाने के लिए पैसे नहीं थे तो उसने कर्ज लिए। सेम हालत होगी किसानों की, जब उसके पास नहीं होगा वो प्राइवेट सेक्टर से कॉन्टैक्ट करेगा, प्राइवेट जो संस्थाएं वो जो है एक निश्चित फॉर्मूला देगी, और उस फॉर्मूला में जो फेल होगा तो उसका भुगतान किसी कंपनी को नहीं देना है, किसी सरकार को नहीं देना है, अल्टीमेटली उस किसान को ही भुगतना पड़ेगा। अगर फसल नहीं उपज आई तो उसका जो सारा खामियाजा उस किसान के ऊपर जाएगा। और एक और आएगा, आपके पास लौटता हूँ, मनोज जी के पास चलते हैं और समझते हैं कि मनोज जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी। मनोज जी, जैसा कि सुधांशु जी, जितेंद्र जी ने कहा कि भाई कॉर्पोरेट वर्सेस जो है फार्मर्स हो गया एक तरीके से इस बिल में, कि कॉर्पोरेट घराने का ज्यादा से ज्यादा दखल हो जाएगा कृषि पर, कृषि फसलों के उपजाने पर। ये सब तो हो गया, सरकार अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होना चाहती है, वो दूसरों के हाथों में चीजें सौंप करके। तो आप एक इकोनॉमिक एनालिसिस के तौर पर अगर इसको देखें, इकोनॉमिकल एनालिसिस, कितना मतलब इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान या फायदा पहुंचने की स्थिति दिखाई दे पड़ रही है आपको यहाँ पे? देखिए, इससे अर्थव्यवस्था को फायदा तो नहीं पहुंचेगा, और प्रेजेंट सिचुएशन जो है, एक तो है कि आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, एक हो आपका शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो। जो प्रेजेंट सिचुएशन जो है इसमें तो नुकसान होगा। प्रेजेंट जिस मंदी के दौर की इकोनॉमी दुनिया जा रही है और जिसमें हम जा रहे हैं, उस सिचुएशन के अंदर आप देख लीजिए चारों तरफ, जब प्राइवेट प्लेयर जो हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको अपने कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका कितने आड़तीय और जो भी लेबर क्लास जहाँ पे जो वर्क कर रहा है मंडी वगैरह के अंदर, वो एक झटके में अनएम्प्लॉय हो जाएगा। और वो जो अनएम्प्लॉय होगा तो रेट ऑफ आपका अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपका और बूस्टअप कर जाएगा, जो अभी भी प्रेजेंट टाइम में पिछले 50 से 60 सालों के अंदर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। तो उनकी परचेजिंग पावर एकदम खत्म, परचेजिंग पावर खत्म होते ही आपका इकोनॉमी है और मंदी की तरफ चला जाएगा। और ये मंदी की सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर सरकार को ये करना चाहिए था, जितना जो पब्लिक सेक्टर है, इस पब्लिक सेक्टर को श्रिंक करने के बजाय, ये हो सकता है कि भाई ये रिफॉर्म है, इस रिफॉर्म का थोड़ा पैटर्न आगे जाके चेंज कर सकते थे, लेकिन प्रेजेंट जो टाइम है इसके अंदर जो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक स्टेप्स आपको लेने चाहिए होते हैं। प्रेजेंट टाइम में जितना पब्लिक सेक्टर है उसका एक्सपेंड करने की जरूरत थी, सरकार को इकोनॉमी के अंदर पैसा पंप करने की जरूरत थी, किसानों के एमएसपी को बढ़ाने की जरूरत थी, जो आड़ती है और वो जो भी लेबर क्लास वहां पे मंडियों में या कहीं पे भी जो काम कर रहा है जिसके पास पैसा नहीं है, उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने की जरूरत थी। देखिए, जो सरकार ने 500,000 रुपए जो भी लॉकडाउन में ट्रांसफर किए हैं, 500,000 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, यदि ये इकोनॉमिक क्राइसिस, इससे भी हिंदुस्तान को निकलना है आने वाले टाइम में, तो कम से कम 2 साल तक जो आपके फार्मर हैं, जो आपका लेबर क्लास है, जो आपके बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, उनको कम से कम 10 से 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तभी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनमें जान आएगी। अदरवाइज इकोनॉमी है वो सिकुड़ती जाएगी और सिचुएशन बहुत अनकंट्रोल्ड हो जाएगी।
आप देखेंगे कि 1930 का इकोनॉमिक क्राइसिस था, उसमें भी गवर्नमेंट को फॉरवर्ड स्टेप लेना पड़ा था, जब प्राइवेट प्लेयर थे वो बाहर पीछे चले गए थे। तो उस तो प्रेजेंट टाइम में तो ये मूव तो बनता ही नहीं है, ये मूव बनता ही नहीं है। और सरकार को एक ही रास्ता था, जितनी पब्लिक सेक्टर के अंदर वैकेंसीज खाली हैं या किसी भी सेक्टर में हो, उन वैकेंसीज को भरने पे फोकस होना चाहिए था, न कि अभी छंटनी करने का टाइम नहीं था। प्राइवेट सेक्टर आपका छंटनी कर रहा है, उस टाइम में पब्लिक सेक्टर को फॉरवर्ड मूव लेने की जरूरत थी। कोई नहीं मनोज जी, अगला जो डिस्कशन होगा वो ये भर्तियों को लेकर के ही करवा देंगे। फिलहाल जो हम यही रहते हैं। इसमें मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। और जो एग्रीकल्चर वाला जो है और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप करी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी जैसे मैंने बताया कि जो प्रेजेंट टाइम के अंदर आपका जो सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम है, वो भी आपका फुल प्रूफ नहीं है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने ये आपके साथ में फ्रॉड कर लिया, तो किसान को जो 5 एकड़ से कम का मालिक है वो एसडीएम के पास जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा, उसका कितना पैसा लगेगा जी? उसके लिए क्या है, आप डिजिटल इंडिया के दौर में आप ये जा रहे हैं। इससे पहले आपको लीगल सिस्टम को फुल प्रूफ करना चाहिए था कि जो एमएसपी है उससे कम पे कोई भी प्राइस पे यदि कोई खरीदेगा तो उसको ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। दूसरी बात है कि आप बाकी चीजों को डिजिटल कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए था कि किसान के साथ में यदि कोई कंपनी वाला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान यदि फ्रॉड करता है तो उसकी किसान को एक नॉर्मल मैसेज करना पड़ेगा, और जैसे पीआईएल का सिस्टम होता है उस टाइप का सिस्टम इसके लिए पैरेलल डेवलप होगा। अच्छा मनोज जी, हाँ, एक सवाल है मेरा एमएसपी को लेकर के कि पूरे भारत में एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तो निर्धारित कर दिया जाए, लेकिन क्या संसाधनों का मूल्य भी जो है हर एक राज्य में एक समान होता है? जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित कर दिया जाता है इसका, और जो संसाधनों का जो मूल्य है क्या एक समान है? जो इस तरीके की व्यवस्था की गई है हिंदुस्तान में, अगर पहले नहीं है। आप थोड़ा बहुत जो सिमिलरिटी और थोड़ा बहुत आप देखेंगे, थोड़ा सा डेवलप्ड सिस्टम जो मैंने आपको पहले बताया था कि थोड़ा सा किसानों को थोड़ा सा जो रिलीफ है वो आपको वेस्टर्न यूपी, पंजाब और राजस्थान के 1-2 डिस्ट्रिक्ट है वहां पे थोड़ा सा रिलीफ है। आप देखिए जो बिहार में सिचुएशन है, बिहार के जो फार्मर्स है उनकी सिचुएशन देखिए, वहां पे एमएसपी वगैरह कोई प्रोविजन हिंदुस्तान गवर्नमेंट करती है लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। एक ये बड़ा कारण है कि जो माइग्रेट वर्कर हैं वो वहां से किस जमीन होते हुए भी उनको नॉर्थ इंडिया में आना पड़ता है। कारण है कि वहां पे एग्रीकल्चर की आज इतनी कॉस्ट बढ़ गई है पूरे अंदर चारों तरफ, और है उस सिचुएशन के अंदर यदि आपने दोबारा मार्केट पे डाल दिया सारी कुछ चीजें तो उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा प्रेजेंट में। इसीलिए मैंने कहा कि जो फॉल्टी सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर अपने फॉल्ट हैं प्रेजेंट टाइम में, उनको रेक्टिफाई करने की जरूरत थी। फर्स्ट स्टेप आपको ये लेना चाहिए था कि जो 94% फार्मर्स को नहीं मिल रहा एमएसपी, वो एमएसपी कैसे मिले, उसकी दिशा में अपने को कदम उठाने चाहिए थे। उसको पनिशेबल ऑफेंस करना चाहिए था कि जो लोग हैं सरकार खरीदेगी और जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट जो बीडर है वो भी खरीदेगा तो एमएसपी से कम में नहीं खरीदेगा, लेकिन वो स्टेप नहीं लिए गए हैं। और वो जब तक आपका जो आपके चलिए मनोज जी इस पर बातचीत की जाएगी। मैं जरा जितेंद्र जी से एक सवाल कर लूं। जितेंद्र जी, आपको शायद मेरी आवाज आ रही होगी? जी आ रही है सर। जितेंद्र जी बताइए कि जो ये यहाँ तक पहुंच गए हैं, लगभग जो है आज़ादी के इतने साल बीत गए हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक समय था, कहा गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जितना फायदा मतलब समझिए कि उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा को हुआ, उतना ही फायदा जो है बिहार और झारखंड और तमाम तरह के प्रदेशों को नहीं हुआ। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है सरकार यहाँ से निर्धारित तो कर देती है, लेकिन साधनों और संसाधनों का मूल्य जो है वो निर्धारित नहीं हो पाता। एक तो ये विसंगति रही है किसी भी नीति में। दूसरी बात ये कि आज जो स्थिति बन गई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, ये शोषण का एक नया तरीका आ गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कोई भी कंपनी, और फसल को बर्बाद करने का केस जो है कई दफे लादने का भी पता चला है मुझे। कुछ जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से चल रही है, नई व्यवस्था हो सकता है कि बिल के माध्यम से आ रही हो, लेकिन कुछ जगहों पर सुनने में आया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया गया और उल्टा उन पे केस लाद दिया कि आपने जो है फसल को खुद नुकसान पहुंचा है और इसका जो है मुआवजा हर्जाना आप देंगे। तो इससे जो है अभी सुधांशु जी भी चर्चा कर रहे थे, गोदान की चर्चा कर रहे थे वहां पर,
कि किस तरीके से होरी को जो है अपनी ही जमीन पे से अपना अधिकार खो देना पड़ता है वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की वजह से ही। तो ये कितना आपको लग रहा है कि आज जो है बाजारों के लिए एक अवसर मुहैया कराने का कारण बनने जा रहा है ये बिल जो है? देखिए सुधांशु जी, आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि पूरे देश भर में पिछले सालों में जो है एक बीमा का कॉन्सेप्ट बढ़ा था और यही सरकार ने कहा था कि हम किसानों की फसलों का जो है बीमा कराएंगे। और उसका हुआ क्या, रिजल्ट के बतौर देखिए कि किसानों ने कई करोड़ रुपयों में जो है अगर कलेक्टिवली देखें तो बीमा कंपनियों को पैसा जमा किया। ओके, लेकिन जैसे ही किसानों की फसलें नष्ट होनी शुरू हुई, किस बहुत ही रेयर केस में किसी किसान को जो है बीमे का पैसा मिला है, अदरवाइज सबको कहा गया कि भैया ये तो जो है पूरा का पूरा नेचुरल कॉज है या इस अमाउंट में आपका जो है फसल नुकसान नहीं हुआ है, और ऐसे कई बहाने बना करके जो है बीमा के पैसे नहीं दिए गए। कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग में भी यही होने जा रहा है कि अगर आपकी फसल बर्बाद होती है तो जिम्मेदारी आपकी होगी, चाहे अकाल की वजह से हो, चाहे सूखे की वजह से हो, चाहे बाढ़ की वजह से हो, या किसी तरह की फसल में बीमारियां हो जाने की वजह से हो। आज की तारीख में मैं बताऊं कि अभी जिस हिस्से से राजस्थान के से मैं आता हूं, पूरा ईस्टर्न राजस्थान का में जो बाजरे की फसल है उसमें कीड़े लग गए हैं। वो फसल पूरी तरीके से आदमियों के खाने के लायक भी नहीं है, उसमें से जो भी अनाज निकलेगा वो खाने लायक नहीं है, जानवरों के लिए चारा भी खाने लायक नहीं होगा, पूरा फसल काली पड़ चुकी है। ओके, कुछ महीने पहले जो है हम लोग देख रहे थे कि टिड्डियों से परेशान थे। तो ऐसा कोई क्राइसिस आएगा, बीमा कंपनियां या फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनियां होंगी ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये किसी भी तरीके का रिबेट आपको नहीं देने जा रही है। ऐसे में आप खुद जिम्मेदार होंगे, और क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था एडवांस में फसल की शुरुआत में, ऐसे में अगली फसल भी आप उसी की शर्तों पर जिएंगे और पिछली का भुगतान भी आपको करना होगा, और फिर अब नई फसल में भी जो होना है एग्रीमेंट, उसके लिए आपको कर्ज उसी कंपनी से लेकर उसी को वापस चुकाना होगा। तो जो महाजनी का चक्कर होता था जिसमें किसान पैसा लेता था और उस पैसे को लेकर के उसका पिछले का ब्याज चुकाता था, वही एग्रीमेंट यहां होने जा रहा है। दूसरी बाजारों को, रिलायंस बाजारों को खोल दिया गया है आजकल, मतलब उनको ज्यादातर जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिहाज से क्या ये इसमें बदलाव किए गए हैं? देखिए पूरा सेक्टर को ही फायदे के लिए है। गवर्नमेंट जिस तरीके से जो है प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर रही है, जिस तरीके से स्पेस दे रही है, ऐसे में गवर्नमेंट जो है खुद एक ऐसे हालात में पहुंचने वाली है कि ये प्राइवेट प्लेयर्स ही जो है सारी चीजें तय करने लगेंगे। आज की तारीख में भले ही जो कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा है वो गवर्नमेंट दिखती तो है कम से कम, लेकिन आने वाले दिनों में उसका रोल गवर्नमेंट का सारे सेक्टर्स में जो है खत्म होने जा रहा है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किसानी आज की तारीख में जिन समस्याओं से जूझ रही है उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि आज की तारीख में जो संकट पैदा हो रहा है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि किसानों की आत्महत्या का जो रेट है पिछले 25 से 30 साल में देख लीजिए तो वो लगातार ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है। उसको रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं है। और अगर ये एग्रीमेंट्स जैसे जैसे जो है किसान एग्रीमेंट्स में जाएगा और क्रॉप्स फेल होती जाएंगी, ये आत्महत्या की रेट भी बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि कोई जो है एक प्रोटेक्शन के लिए कोई भी एक सेफ गार्ड जो है यहाँ से सरकार की तरफ से नहीं है। किसान के लिए किसी तरीके की कोई मदद जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है नहीं मिलने जा रही, न तो लीगल मिलने जा रही है, न फाइनेंशियल एड जो है मिलने जा रही है, ओके, न और किसी तरीके का कोई रिबेट है। तो ऐसे में किसानों की आत्महत्या की जो दर है उसमें भी इजाफा होने जा रहा है। और एक चीज आप देखिए कि खेती का जो पूरा सिस्टम, एग्रीकल्चर का जितना बड़ा सिस्टम हम लोग देखते हैं तो पता चलेगा कि खेती में सिर्फ एक जो किसान ही इन्वॉल्व नहीं होता है, खेती में उसके अलावा जो है उसका मजदूर भी इन्वॉल्व होता है और बहुत सारे तमाम तरीके के लोग होते हैं जो कि इस खेती पर निर्भर हैं। ओके, और वो तमाम लोग जो आज की तारीख में खेती पर निर्भर हैं, उन लोगों का क्या होगा? करोड़ों की तादाद में वो नंबर है जो लैंडलेस लेबर क्लास की फॉर्म में काम करता आ रहा है खेती में, या फिर उसमें छोटी छोटी मशीनें वहां पर बना करके कुछ कुछ काम कर रहा था, या फिर और तमाम तरीके के जो है सब सिस्टम के बतौर काम कर रहा था, उसका क्या होगा?
उसके लिए कोई और ऑल्टरनेट मॉडल सरकार नहीं दे रही है। ऐसे में उसका नंबर जो है आपका करोड़ों की तादाद में होने जा रहा है। अल्टीमेटली ये जो पूरा का पूरा सिस्टम आ रहा है, ये सिस्टम आपको धकेल देगा प्राइवेट प्लेयर्स के सामने कि अगर आप मुकाबला कर सकते हैं तो कीजिए। और ऐसे में होगा ये कि हम वही पुराने स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, वही कॉलोनियल स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, जहां कृषि का जो मतलब है वो एक है, वो है मुनाफा। और वो मुनाफा जो है कैसे मैक्सिमम किया जा सकता है, उसको में किसान का कैसे एक्सप्लॉइटेशन, मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है, उस दिशा में सरकार ये बिल लेकर के आ रही है। और उसका पूरा फायदा जो है इन कंपनियों को मिलने जा रहा है। चाहे आपका रिलायंस जो है आपका रफाइल भी बनाएगा, रिलायंस जो है टमाटर भी उगाएगा, जी जी जी, बनाने वाला कोई और होगा। मुनाफा दोनों से एक कंपनी कमाने जा रही है। तो जी पूरे जितेंद्र मुल्क जी, का हाल यही होगा कि जो प्रोडक्शन जो करेगा, एक सेकंड, जो प्रोडक्शन करेगा उसको किसी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं होगा, उसका मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन होगा। और प्रॉफिट जो है, ये जो परजीवी जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो दूसरे पर निर्भर कंपनियां होंगी, ये सब कमाने जा रहे हैं। जी जी जी, शुक्रिया जितेंद्र जी। मैं सुधांशु जी से चलते चलते, क्योंकि अब समय हो रहा है, तो सवाल कर लेना चाहता हूँ। सुधांशु जी, आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। ठीक है। जी, सुधांशु जी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि गोदान और होरी की बात कर रहे थे आप, मैं पहले सुधांशु जी से कुछ पूछने से पहले मैं एक छोटी सी जो कहानी है उसका जो एक छोटा सा जिस्ट है कि पक्षी और दीमक, शायद बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी और अभी भी पढ़ रहे हैं कि एक पक्षी और दीमक कहानी में एक दीमक बेचने वाला व्यक्ति होता है और गाड़ी लेके वो डेली डेली बेचता रहता है कि दीमक ले लो, अपने पंख ले लो, और दीमक एक पंख दो, दो दीमक लो, एक पंख लो, दो दीमक लो, ऐसे करके वो बेचता है। और वो पक्षी जो है वो लगातार अपने पंख जो है नोच नोच के दीमक वाले को देता रहता है, और एक दिन जो है वो इस अवस्था में पहुंच जाता है कि वो उड़ने की अवस्था भी नहीं बच जाती है उसके पास। उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि उड़कर वो 2 कदम भी नहीं चला। सरकार आज जिस तरीके से अपने पंखों को बेचने में लगी हुई है, उससे लगता है कि एक दिन वो उस स्थिति में पहुंच जाएगी कि खुद एक निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होगी, एक निर्णय की स्थिति में पहुंच जाएगी और कॉरपोरेट घरानों से संचालित होने लग जाएगी, जिस तरीके से लगातार जो बिल आ रहे हैं उसको देखते हुए। और सुधांशु जी, किसानों की स्थिति, जो स्मॉल होल्डर्स किसान हैं, स्मॉल होल्डिंग वाले जो किसान हैं, उनको देखिए कि उनका जो है जीना मुहाल हो जाएगा बड़े सिस्टम में, क्योंकि बड़े लोग तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में जाएंगे। वो इसलिए छोटे छोटे किसानों के जमीनों को अपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे, और फिर जो उनकी उपज थी, जिन पर उनका अधिकार था छोटे किसानों का, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और वो होरी से भी बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा एक बार अनुबंध कर लेंगे। तो आपको लगता है कि इस स्थिति में जो है किसान बहुत सुरक्षित महसूस करेगा इस बिल के बाद? एक चीज अभी जितेंद्र कह रहे थे, आपने बड़ा बढ़िया स्टोरी सुनाया। दरअसल ये वाला स्टोरी अगर देश समझ जाएगा तो बहुत जल्दी देश के हित में कुछ कुछ हो पाएगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि इस देश के लोकतंत्र के पंख को काटा जा रहा है और वो गिरवी रखा जा रहा है ये 2-4 जो इनके मित्र हैं उन मित्रों के हाथ में। और जिस तरीके से कोरोना के दौर में पूरी दुनिया जो है नुकसान में गई है और 1-2 कंपनियां जो है लगातार मुनाफे में गई है, अगर ये चीज लोग समझ पाएंगे तो बहुत देश हित में होगा। तो आपने खैर बता दिया। मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। पहले कितने किसान आत्महत्या करते हैं इसके आंकड़े जारी होते थे सरकारों का, और होने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसानों के ऊपर कोई रूल रेगुलेशन, कोई कानून बनाना चाहते हो तो किसानों की जो आज की स्थिति है उसके ऊपर एक आपके पास डेटा होना चाहिए ना। तभी तो आप एक ईमानदार व्यक्ति से, मान लीजिए सुधांशु कुमार का कोई इलाज करने आएगा, सुधांशु कुमार बीमार है, उसका कोई इलाज करने आएगा, तो मेरी बीमारी का एक वो तय होगा ना। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखेगा कि इसको सर दर्द है, इसको पेट में दर्द है, इसको ये है, इसको वो है, फिर तो वो हमारा इलाज करेगा ना। इस सरकार ने आते ही किसानों की आत्महत्या के आंकड़े जारी करने बंद कर दिए। क्यों कर दिए भैया? इसलिए कर दिए कि सच्चाई पब्लिक में आने ही नहीं देना चाहते हो। दूसरा, अभी ये कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, किसान जो है डिजिटली अपना जो है जो प्रोडक्ट सेल करेंगे। मैंने कल कई साथी, एक मेरे पास एक पॉलिटिकल संगठन का ऐसे फोन आया और वो बात कर रहे थे कि हम एक प्रपोजल देने जा रहे हैं कि जो वोटिंग हो वो डिजिटल वोटिंग होनी चाहिए।
मैंने कहा जी, और वो जो संगठन है वो इसकी दावेदारी ये है कि वो दलित पिछड़े के नेतृत्व करने वाला संगठन। मैंने कहा जी ऐसा है, आप मुझे बताइए कि इस देश में कितने लोग होंगे या कितनी आबादी होगी जिसके पास मेल आईडी है, जरा मुझे ये बता दें। और उन्होंने कहा जी होगा 20 करोड़ लोगों के पास होगा। मैंने कहा 135 करोड़ की आबादी में, 130 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ लोगों के पास मेल आईडी है, और आप प्रपोजल देने जा रहे हैं कि लोग जो है डिजिटल टाइप से डिजिटल वोटिंग का प्रोसेस में चला। मैं वही बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि सरकार कहती है कि डिजिटल जो है मार्केटिंग में आप उतरिए और वहां से अपने रजिस्ट्रेशन करवाइए और वहां से अपने प्रोडक्ट बेचिए। 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 11 एकड़, 20 एकड़ तक की होल्डिंग वाले कितने किसान होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे और अपने आप को प्रॉपरली जो है अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे। सवाल ये है कि ये जो कहते हैं ना कि जो पहले से भी कहते आए हैं कि भाई आप एसी कमरे में बैठ के जो लोग कानून बनाते हैं, अगर एसी कमरे में बैठ के कानून बनाएंगे और जो किसानों के पास जाएंगे नहीं, उनकी समस्या को समझेंगे नहीं, तो ऐसे ही उल्टे सीधे कानून बने। भूमि अधिग्रहण बिल जब पिछली सरकार ने बनाया था, वाइडर कंसल्टेशन हुआ था और वन ऑफ द फाइनेस्ट जो है भूमि अधिग्रहण बिल जो है पिछली सरकार ने बना के दिया यूपीए 2 के टाइम पर। तो आज जो है इस सरकार ने कहां पर वाइडर कंसल्टेशन किया? पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन नहीं। मतलब हालत ये हो गई है, लोकतंत्र का वो मजाक बनाया जा रहा है कि बिल के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। साहब जी ले आए हैं, उसको पास कर दीजिए। और हालत तो ये हो गई है कि कई जगह पर तो रूल रेगुलेशन पार्लियामेंट के अंदर बिल भी नहीं लाया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीजें की जा रही। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे वैसे सरकार से जो डिस्कशन में, जो सवाल पूछने में, जो प्रश्न पूछने से भाग रही हो सरकार। तो खैर बात केवल ये है कि जो कर्ज वाला सिस्टम है, जो पेच है, इसमें ये कहा गया है कि बीज जो है वो कंपनी देगी, खाद जो है वो कंपनी देगी, जो निजी क्षेत्र का जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये ऑलरेडी पुराना आजमाया हुआ है बीज और खाद वाला, जो अभी जितेंद्र कह रहे थे कि भाई पहले से जो है ये चला आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट वाला। और जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह थी कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद फसलें बर्बाद हो जाती थी। जब फसल बर्बाद हो जाता था तो इंश्योरेंस सेक्टर भी भाग जाते हैं, और जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो लोग जो है अपना दवा बना के अपनी वसूली, जो उनका पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो जो है वसूलते हैं। और दूसरी बात, जो किसानों को कर्ज देने का सिस्टम है, सरकार ईमानदार है ना। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार ने इसमें ये प्रावधान क्यों नहीं किया? इसी बिल में किसानों के हित में काम करना है अगर सरकार को, तो एक बिल आना चाहिए कि जो किसानों को हर साल कर्ज दिए जाएंगे जी, उनकी फसल में लगने वाले सारे पैसे का कर्ज किसान को सरकार दे, और जब उनकी फसल अगर ठीक हो वो रिपोर्ट सरकार इकट्ठा करे। रिपोर्ट अगर फसल अच्छी हो गई तो आप उससे उसी सेशन में वसूल लीजिए, और नहीं हुआ तो जो आपने कर दिया वो माफ कर दिया। उसका एक सिस्टम, एक पैटर्न बना लीजिए। क्योंकि जब सारी की सारी चीजें, अकाल, बाढ़, अति वर्षा, टिड्डा आ जाएंगे, ये सारी चीजों पर जब डिपेंड करता है कृषि, तो उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो देगी सरकार। उस पे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। बेचना कैसे है उसके ऊपर भाई अच्छी बात है, बेचने के लिए तो हम लोग भी कह रहे हैं कि आप बेचने का बेहतरीन सिस्टम दें, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो दो। एक एक दाने का ये गारंटी दे सरकार की, एक एक दाने का। मान लीजिए कि हम ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्टर से अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट किए कि भैया हम जो है आपसे हम बीज भी ले लेंगे, हम आप ही के हिसाब से खेती कर देंगे, लेकिन अगर हमारी फसल मर गई तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है हमसे एक पैसा नहीं वसूलेगा। इसका ये लिख दे उसके अंदर। वो क्यों नहीं लिखना चाहते सर? भाई फसल मर जाएगी तो हम कहां से लाके देंगे? किसान कहां से लाके देगा? तो सवाल ये है कि वो क्लियर कट यही है कि भाई पूरी मंशा साफ है, अल्टीमेट गेम प्लान यही है। मैं निजीकरण खिलाफ लड़ रहा हूँ। रेलवे को आज जो जिस तरीके से बेचा जा रहा है, तो रेलवे के अंदर सबसे बड़ा पता है क्या इन लोगों की नजर किस चीज के ऊपर है? जी, रेलवे की जमीन के ऊपर। मैं थोड़ा सा आपको इंटरफेयर करना चाह रहा हूँ कि आप हमारे शायद प्रोग्राम का जो टाइम है वो ओवर हो रहा है, तो हम जो है ये दूसरे डिस्कशन रख लेंगे, और आप जो फिलहाल ब्रेक के बाद जो है जब मिलेंगे तो हम दूसरी परिचर्चा में जरूर इस बिल पर और आगे चर्चा करेंगे। शायद समय हो गया और हमारे दूसरा कार्यक्रम जो किसी टेक्निकल कारण से व्यवधान में आ गया था, तो थोड़ा हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों से बहुत गुजारिश है कि आप लोगों ने अपना समय दिया है, और हम समय से थोड़ा आगे चल रहे हैं, तो अगली परिचर्चा में फिर आप लोगों से गुजारिश है कि आप शामिल हों, और किसान बिल पर एक दूसरा एपिसोड जो है हम कल शाम को प्रसारित करेंगे, उसमें आप लोग शामिल हो। तब तक के लिए
अनिरुद्ध जी, मैं लास्ट में एक पॉइंट में बोलना चाह रहा था। देखिए, कल भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश को एड्रेस किया और ये बताया कि भाई ये जो फार्मर्स को बहकाया जा रहा है या जो भी, कि ये बिल बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि आपको एक बार जो भी आपके जो भी एडवाइजर हैं, जिन लोगों ने डिमोनेटाइजेशन पे एडवाइस दिया था, वो 99% पैसा आपका आरबीआई में आ गया वापिस, ब्लैक मनी वाला। दूसरा, डिजिटलाइजेशन ऑफ करेंसी का दिया था, वो भी उस तरीके से आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। जीएसटी के ऊपर भी जीएसटी का भी जो आइडिया दिया गया था कि बहुत कुछ आपका खजाना सारा भर जाएगा, वो भी उसका मतलब उस तरीके से आइडिया नहीं गया है। तो ये जो आइडिया एडवाइजर्स ने दिया है, उन एडवाइजर्स के जो भी उनकी क्वालिफिकेशन, जो भी एडवाइस है, उनको दोबारा एक बार रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन जा रही है, ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है। देश सारी की सारी चीजें गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो ये आपको एक बार इस पे बात करने की जरूरत है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। जी 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 मनोज जी, जरूर हम इसको एड्रेस करेंगे, सारी समस्याओं को एड्रेस करेंगे। फिलहाल